स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। तो यार हमने अभी तक देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से समझा था। और हमने देखा था कि प्रोसेसर 3 यूनिट से मिलकर बनता है। पहला तो ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर्स। ALU आपके कंप्यूटर में सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड। वहीं CU मतलब कंट्रोल यूनिट कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और रजिस्टर्स कुछ नैनो सेकंड के लिए डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन यार प्रोसेसर के रजिस्टर्स में भी एक लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये केवल कुछ नैनो सेकंड के लिए डाटा स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी लिमिटेशन ये है कि प्रोसेसर के रजिस्टर्स केवल 10 से 15 MB तक ही डाटा स्टोर कर सकते हैं, जो बेशक बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल मेमोरी की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, वो कैसे काम करती हैं और उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यार मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक तो हमारी प्राइमरी मेमोरी जिन्हें हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी जिन्हें हम प्यार से स्टोरेज कहते हैं। अब यार ये प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, मतलब मेन मेमोरी भी 2 टाइप की होती है। एक तो रैम और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है, ये रैम का फुल फॉर्म ही खुद कह रहा है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जब मन डाटा स्टोर कर सकते हैं, जब मन डिलीट कर सकते हैं। और यह रैम की डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा होती है। केवल 1 सेकंड के अंदर अंदर रैम 6 से 64 GB तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन 1 सेकंड रैम में हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। रैम में क्या डाटा स्टोर होगा ये डिसाइड करता है CPU का कंट्रोल यूनिट। और हाँ, रैम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। मान लो अगर आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रैम में सेव कर दिए और गलती से लाइट चली गई या आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो रैम से सारा डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम को डाटा स्टोर करने के लिए कंटिन्यू पावर चाहिए, और जैसे ही पावर लॉस होगा आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यार जब रैम में इतना सारा डाटा लॉस होने का रिस्क है, तो आखिर हम रैम का इस्तेमाल करते क्यों हैं? तो यार हम रैम का इस्तेमाल करते हैं केवल और केवल हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर की वजह से। तो यार रैम बैकग्राउंड में आपके स्टोरेज डिवाइस से 10-15 MB पर सेकंड से धीरे धीरे डाटा कॉपी करते रहता है, और जब आपको अचानक से डाटा की जरूरत पड़ती है तो आपको 6 से 7 GB पर सेकंड से डाटा आपके सामने पेश कर देता है। जैसे अगर आप किसी गेम के पहले लेवल पे हो जिसका अगला लेवल 1 GB का है, तो आपका रैम धीरे धीरे बैकग्राउंड में आपके स्टोरेज डिवाइस से डाटा कॉपी करते रहेगा जब आप पहला लेवल ही खेल रहे हो। और जैसे ही आप अगले लेवल पे पहुंचोगे, रैम 1 सेकंड से भी कम समय में आपके गेम की डाटा फाइल CPU के पास लोड कर देगा। अब यार ये रैम भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो SRAM और दूसरा DRAM। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वहीं DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों रैम के काम करने में ऐसा क्या अंतर है कि इनका नाम ही बदल दिया गया। तो देखो यार, स्टैटिक रैम में करोड़ों माइक्रो कैपेसिटर लगे होते हैं जो कुछ नैनो सेकंड के लिए चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है तो उसे 1 कंसीडर किया जाता है, और अगर चार्ज नहीं है तो 0। और हमें पता है कि इन्हीं 0 और 1 की कॉम्बिनेशन से ही पूरा कंप्यूटर चलता है। और इसी तरह डायनेमिक रैम में करोड़ों फ्लिप फ्लॉप सर्किट लगे होते हैं, जो अगर ऑन है तो उन्हें 1 कंसीडर किया जाता है, और अगर ऑफ तो 0। अगर आपको जानना है कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैसा होता है, तो यार फ्लिप फ्लॉप सर्किट आपके डोरबेल जैसा होता है, जिन्हें अगर आप प्रेस करोगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, और अगर रिलीज कर दोगे तो ऑफ। बस फर्क इतना है कि डोरबेल की बटन 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, और फ्लिप फ्लॉप सर्किट इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से देख पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो यार रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिनका डाटा आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये परमानेंट होती है। तो यार एक क्वेश्चन उठता है कि जब आप रोम में कोई डाटा चेंज कर ही नहीं सकते, तो आखिर रोम का यूज है तो है क्या? तो यार रोम का मेन यूज होता है हार्डवेयर का सीरियल नंबर, ब्रांडिंग और IMEI नंबर जैसी चीजों को स्टोर करना। देखो यार रोम भी 3 टाइप की होते हैं। पहला तो PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आप केवल एक बार ही प्रोग्राम राइट कर सकते हो, और एक बार प्रोग्राम राइट करने के बाद PROM रोम में बदल जाता है, मतलब दोबारा ना ही आप उसमें डाटा इनपुट कर सकते हो और ना ही डिलीट कर सकते हो। दूसरा टाइप का रोम होता है EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से प्रोग्राम चेंज कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो।
और हाँ, EEPROM में डिलीट करने के बाद प्रोग्राम को दोबारा फिर से राइट कर सकते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि EEPROM को रीप्रोग्राम करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्पेशल हार्डवेयर का भी यूज करना पड़ता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे राइटर। जो तीसरा टाइप का रोम है वो है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप डाटा चेंज भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट करने के बाद दोबारा राइट भी कर सकते हो। जैसे कई बार नहीं होता है कि जब हमारा कीबोर्ड और माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है या फिर कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा होता है, तो हम अपना बायोस अपडेट करते हैं। ये बायोस EEPROM के अंदर ही इंस्टॉल होता है। तो यार अभी तक हमने रैम और रोम के बारे में जाना, लेकिन दोनों की कुछ लिमिटेशन है। जहां रैम केवल कुछ नैनोसेकंड के लिए बस डाटा स्टोर करता है और पावर कट ऑफ होने के बाद फॉर्मेट हो जाता है, वहीं रोम में आप एक बार डाटा स्टोर करने के बाद दोबारा उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की ओर और जानते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला तो मैग्नेटिक मीडिया, दूसरा ऑप्टिकल मीडिया और तीसरा फ्लैश मेमोरी। अगर बात करें मैग्नेटिक मीडिया की, तो 90% कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी डाटा ट्रांसफर रेट 50 से 500 MB पर सेकंड के आसपास होती है। और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जितने पैसे में आप 128 GB का पेन ड्राइव खरीदोगे, उतने में आप 1000 GB की हार्ड डिस्क ले सकते हो। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हार्ड डिस्क थोड़ी बड़ी और भारी होती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आखिर ये हार्ड डिस्क काम कैसे करती है। आपने बचपन में मैग्नेट्स के साथ तो जरूर ही खेला होगा। याद है जब किसी आयरन की चीज को मैग्नेट के साथ रख दो तो कुछ समय बाद आयरन भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। वैसे ही हार्ड डिस्क में आप बिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल को मैग्नेटिक निडल की मदद से मैग्नेटाइज कर सकते हो। और अगर पार्टिकल मैग्नेटाइज है तो उसे 1 कंसिडर किया जाता है और अगर मैग्नेटाइज नहीं है तो 0। और हम ये तो जानते ही हैं कि इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही पूरा कंप्यूटर चलता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि 0 और 1 की कॉम्बिनेशन से पूरा कंप्यूटर आखिर कैसे चल सकता है, तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर 0 और 1 की कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर चलता कैसे है। खैर, हमने हार्ड डिस्क का वर्किंग प्रिंसिपल तो समझ लिया। अब बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यार हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होती है जो बहुत तेजी से गोल गोल घूमती रहती है और इसी डिस्क के एक एक पार्टिकल को हम मैग्नेटिक नीडल की मदद से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगेन, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटाइज है तो उसे 1 कंसिडर किया जाता है और अगर मैग्नेटाइज नहीं है तो 0। कंप्यूटर में तो एक ही हार्ड डिस्क रहती है, लेकिन आपको याद है जब आप माई कंप्यूटर खोलते हो तब वहां पे 3-4 हार्ड डिस्क दिखाती हैं। वो एक्चुअली में 3-4 ड्राइव नहीं रहती हैं, वो एक ही ड्राइव को आपका कंप्यूटर वर्चुअली 3-4 पार्ट में बांट देता है। मतलब सारे के सारे डाटा उसी ड्राइव में स्टोर होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं। तो देखो यार, इस डिस्क को वर्चुअली डिवाइड करने के भी 2 मेथड होते हैं। या तो फिर आप डिस्क को रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड कर दो या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। और अगर आपका कंप्यूटर हार्ड डिस्क के डिस्क को रेक्टेंगुलर शेप में सेपरेट करता है तो उसे हम प्यार से सेक्टर्स कहते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर हार्ड डिस्क को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में डिवाइड करता है तो उसे ट्रैक कहते हैं। अच्छा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि डिस्क 3000 से 4000 राउंड पर मिनट की स्पीड से घूम रही है और इस डिस्क के पार्टिकल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम एक मैग्नेटिक निडल का इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा सेपरेशन ज्यादा बेटर होगा, ट्रैक्स या फिर सेक्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की ओर। नहीं। तो अभी तक हमने जाना मैग्नेटिक मीडिया क्या होती है, कैसे काम करती है और हम मैग्नेटिक मीडिया का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की ओर और जानते हैं ऑप्टिकल मीडिया के बारे में, बोले तो सीडी और डीवीडी के बारे में। यार हम में से बहुत सारे लोग सीडी और डीवीडी में कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि सीडी मतलब चमकती हुई डिस्क और डीवीडी मतलब सीडी प्लेयर, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी सीडी या डीवीडी का यूज ही नहीं करता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीडी, बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। यार ये सीडी एक ऑप्टिकल मीडिया डिस्क है। मतलब जैसा अभी हमने पढ़ा था कि हम एक हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल मीडिया डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए हम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की लेजर का इस्तेमाल करते हैं। यह सीडी 700 MB का डाटा स्टोर कर सकती है और यह आपको इजीली 10 to 15 रुपीज के अंदर मिल जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीडी कितने टाइप की होती है और उन डिफरेंट टाइप की सीडीज का इस्तेमाल क्या होता है। जो अपनी सबसे पहली टाइप की सीडी है वो है सीडी रोम, बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें ना ही आप कुछ डाटा स्टोर कर सकते हो और ना ही कुछ डाटा डिलीट कर सकते हो।
और बहुत सारे केसेस में आप उस डाटा को कॉपी भी नहीं कर सकते हो, आप केवल और केवल उस डाटा को रीड कर सकते हो। तो यार आप जितने भी गेम्स या सॉफ्टवेयर या सॉन्ग्स की सीडी खरीदते हो वो सब के सब सीडी रोम होती हैं, जिसमें ना ही आप कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हो और ना ही कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हो। जो दूसरी टाइप की सीडी होती है वो होती है CDR, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें अगर आपने एक बार कुछ राइट कर दिया तो वो डाटा ना ही फिर डिलीट होगा और ना ही अपडेट। और इसी तरह तीसरी तरह की सीडी होती है CDRW, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ये पेन ड्राइव की तरह होती है जिसमें आप 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हो। आपका जब मन आप CDRW में डाटा इंसर्ट कर सकते हो और जब मन डिलीट कर सकते हो, और फिर डाटा डिलीट होने के बाद उस पर नया डाटा इंटर भी कर सकते हो। बस सीडी में प्रॉब्लम इतनी सी है कि सीडी की डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा कम होती है। इनकी डाटा ट्रांसफर रेट केवल 700 KB पर सेकंड से 20 MB पर सेकंड तक ही होती है, और तो और सीडी केवल 700 MB ही डाटा स्टोर कर सकती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी एकदम सीडी जैसी दिखती है, उसका साइज भी एकदम सेम होता है, और तो और डीवीडी काफी हद तक सीडी जैसे ही डाटा स्टोर करती है। बस फर्क इतना सा है, जहां सीडी में केवल 700 MB तक ही डाटा स्टोर कर सकते हो, वहीं आप डीवीडी में 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हो। और ये केवल इसलिए ही पॉसिबल हो पाता है क्योंकि डीवीडी के पार्टिकल सीडी से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और उतनी ही जगह में आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हो। और जैसे कि सीडी 3 टाइप की होती है ना, CD रोम, CDR और CDRW, वैसे ही डीवीडी भी 3 टाइप की होती है, DVD रोम, DVD-R और DVD-RW। तो यार DVD रोम मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी का इस्तेमाल बहुत ही हाई क्वालिटी मूवी और गेम शेयर करने के लिए किया जाता है। लेकिन DVD रोम में हम आप जैसे यूजर ना ही कोई डाटा इनपुट कर सकते हैं और ना ही कोई डाटा डिलीट कर सकते हैं। जैसे जब हम विंडोज अपग्रेड करने के लिए विंडोज DVD खरीदते हैं तो वो DVD रोम ही होती है। जो दूसरी तरीके की डीवीडी होती है वो होती है DVD-R, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें आप केवल एक ही बार डाटा राइट कर सकते हो और उसके बाद आप ना ही उस डाटा को डिलीट कर सकते हो और ना ही अपडेट कर सकते हो। और जो तीसरी टाइप की डीवीडी होती है वो होती है DVD-RW, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क री राइटेबल, जिसमें आप पेन ड्राइव की तरह जब मन डाटा इनपुट कर सकते हो और जब मन डाटा डिलीट कर सकते हो, और तो और उस डिलीटेड डाटा के ऊपर आप दोबारा डाटा री राइट कर सकते हो। तो ये सीडी और डीवीडी के बारे में तो बहुत जान लिया, अब जानते हैं ब्लू रे के बारे में। आपको बता दूं, ब्लू रे को लॉन्च हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन ब्लू रे अभी तक उतना फेमस नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल कंप्यूटर के डीवीडी रीडर में काम नहीं करता है। लेकिन हाँ, ब्लू रे की डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक ब्लू रे डिस्क 100 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है और इनका इस्तेमाल ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस के द्वारा मूवीज को थिएटर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन ब्लू रे में भी एक प्रॉब्लम होती है, ब्लू रे में एक ही साइड 100 GB डाटा स्टोर नहीं होता है, ब्लू रे में दोनों साइड 50-50 GB डाटा स्टोर होता है, जिसकी वजह से आपको 50 GB डाटा एक्सेस करने के बाद डिस्क को वापस निकाल के उल्टा डाल के वापस 50 GB डाटा यूज करना पड़ता है। तो यार अभी तक हमने सीडी, डीवीडी और ब्लू रे के बारे में पढ़ा, लेकिन ये तीनों की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है डाटा ट्रांसफर की स्पीड रेट। यह सीडी, डीवीडी और ब्लू रे तीनों के तीनों ज्यादा से ज्यादा 700 KB से 20 MB पर सेकंड तक ही डाटा ट्रांसफर रेट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके चहेते स्टोरेज डिवाइस मतलब पेन ड्राइव के बारे में। तो यार पेन ड्राइव के इतने फेमस होने का बहुत सारा रीजन है। जैसे हार्ड डिस्क 500 ग्राम से 1 किलो की हो सकती है, और तो और अगर आप अपनी हार्ड डिस्क के पास एक पावरफुल मैग्नेट ले आओ तो पूरी तरीके से फॉर्मेट भी हो सकती है, और एक बार डिस्क खराब होने के बाद उसे डाटा वापस रिकवर कर पाना अप्रोक्स इम्पॉसिबल होता है। वही पेन ड्राइव एक ऐसी मेमोरी है जो सेमीकंडक्टर से बनती है, जिन्हें ना ही मैग्नेट से कोई फर्क पड़ता है और ना ही हीट से। इसका मतलब अगर आप 100 साल बाद भी पेन ड्राइव का डाटा एक्सेस करोगे तो वो आपको एकदम वैसा ही मिलेगा जैसा आपने स्टोर किया था। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और हाँ, इस चैप्टर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगली वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।